अरे बहन जी, मुझे 1 लीटर दूध दीजिए। एक ग्राहक ने अपना बर्तन आगे बढ़ाते हुए कहा। मैंने उसके बर्तन में 1 लीटर दूध डाला और उससे 80 रुपए लिए। आज मुझे दूध बेचकर जल्दी घर जाना था। सौभाग्य से ग्राहक भी जल्दी जल्दी आने लगे। अब मेरे पास थोड़ा सा दूध बचा था। उसे बेचकर मैं जल्दी घर जाने का सोच रही थी। इतने में एक आदमी आया और बोला, अरे सुनिए, मुझे 1 लीटर दूध चाहिए, लेकिन मैं बर्तन लाना भूल गया हूँ। मैंने उससे पूछा, तो क्या पॉलिथीन में दूं? आपको चलेगा ना? वो बोला था, ठीक है चलेगा। तब मैंने उसे पॉलिथीन में 1 लीटर दूध भर कर दिया। उसने मुझे 80 रुपए दिए और पूछा, क्या आप हमेशा दूध बेचती हैं? मैंने जवाब दिया, हाँ, मैं रोज सुबह और शाम दूध बेचती हूँ। वो बोला, तो फिर मुझे रोज सुबह और शाम 1 लीटर दूध दीजिए। मुझे दोनों टाइम 1 लीटर दूध चाहिए, ठीक है ना? मैंने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन 1 महीने के पैसे पहले से जमा कराने होंगे, क्योंकि कुछ लोग उधार दूध लेते हैं, महीने भर दूध लेते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। वह बोला, नहीं, मैं महीने भर के पैसे पहले ही दे दूंगा, तभी आप मेरी उधारी खाता लगाइए। मैंने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो। वह आदमी बोला, तो फिर मैं कल से दूध लेने आऊंगा, और वह चला गया। अब मेरा सारा दूध बिक चुका था। फिर मैंने अपनी दूध की बाल्टी उठाई और घर की ओर निकल पड़ी। घर आकर मैंने हाथ पाँव धोए और खाना बनाने लगी। इतने में मेरा पति शैलेश भी घर आया, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। आज भी वो शराब पीकर ही आया था। उसे देखकर मैं उस पर बहुत गुस्सा हो गई और बोली, अरे कितनी बार कहा है तुमसे शराब मत पिया करो, तुम्हारा शरीर इसे सह नहीं सकता। लेकिन वह मेरी बात सुनने वाला कहाँ था। लड़खड़ाते हुए वह घर में आया और बैठ गया। मैंने कहा, क्यों पीते हो शराब? इससे तुम्हें क्या मिलता है? सारा शरीर खराब कर लिया है। बीवी बच्चे की तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। दिन रात बस शराब ही पीते रहते हो। वो बोला, चुप रह, बेकार की बकवास मत कर। तू कौन सी बड़ी समझदार है मुझे सीख देने वाली? मेरे माँ बाप तक का बस नहीं चला मुझ पर, और तू मुझे क्या सिखाएगी? मैंने फिर से उसे समझाने की कोशिश की। अब तो मेरी बात मानो, शरीर बहुत अनमोल है, एक बार खराब हो गया तो फिर वापस नहीं मिलेगा। लेकिन वह बोला, मुझे अपना यह बेकार का ज्ञान मत सुनाओ, अपने काम पर ध्यान दो। आखिर मैंने भी उसको उनके हाल पर छोड़ दिया और चुपचाप खाना बनाने लगी। जल्दी जल्दी मैंने खाना तैयार किया और अपने बेटे पीयूष को बाहर से बुलाया। पीयूष बच्चों के साथ खेल रहा था। मेरा बेटा और मैं दोनों खाना खाने बैठे। मैंने शैलेश को भी खाने के लिए बुलाया, पर वह इतना शराब पीकर पड़ा था कि उसे होश तक नहीं था। उसके लिए भी मैंने खाना बनाया था, लेकिन शराब की हालत में वह खाने के लायक ही नहीं था। आखिरकार पीयूष और मैंने खाना खाया और फिर सो गई। दूसरे दिन सुबह मैं जल्दी उठी गई। मेरे पास 2 भैंस थी। मैंने सबसे पहले गोबर साफ किया, फिर भैंसों की सफाई की और गौशाला में झाड़ू लगाकर साफ किया। उसके बाद दोनों भैंसों का दूध निकाला। सब काम निपटाकर मैं 9 बजे से पहले ही चौक पर दूध बेचने चली गई। यही मेरा रोज का काम है। मेरी दोनों भैंसों से एक बार में लगभग 8 से 10 लीटर दूध निकलता है और इससे मुझे अच्छी आमदनी हो जाती है। पहले मैं लोगों के घरों में कपड़े धोने और बर्तन मांजने का काम करती थी, लेकिन अब भैंसें होने की वजह से मुझे अच्छा पैसा मिल जाता है और किसी की नौकरी या परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। सुबह 9 बजे मैं चौक पर पहुंची और हमेशा की तरह दूध बेचना शुरू किया। आज लगभग 8 लीटर दूध था, इसलिए मुझे पता था कि ज्यादा समय नहीं लगेगा। तभी कल वाला वही आदमी फिर दूध लेने आया। मुझे देखकर वह मुस्कुराया। मैं भी हल्की सी मुस्कुरा दी। वो पास आकर बोला, अरे आपको याद है ना? मैंने कहा था, याद है, आपको उधार खाता लगवाना है ना? वो बोला था,
आज वह दूध लेने के लिए बर्तन लाया था। उसने बर्तन मेरे हाथ में दिया, मैंने उसमें 1 लीटर दूध डाला और उसे वापस कर दिया। फिर उसने पूछा, अच्छा तो आपके महीने के कितने रुपए होंगे? मैंने हिसाब करके कहा, आपके एक महीने के 4200 रुपए होंगे और ये पैसे आपको पहले ही जमा करने होंगे। अगर ठीक लगे तो बताएं, नहीं तो छोड़ दीजिए। मैंने साफ साफ कह दिया। वह बोला, ठीक है, उधार खाता लगवाना ही है। फिर उसने जेब से पैसे निकाले और 500 की 9 नोटें यानी 41,000 रुपए मेरे हाथ में रख दिए। वह बोला, मेरे पास अभी 200 रुपए की छुट्टी नहीं है, मैं कर दे दूंगा। आपको हम पर भरोसा ना हो, लेकिन हमें आप पर भरोसा है। सुनकर वह फिर मुस्कुराया। मैंने कहा, मैं रोज यहाँ आती हूँ, लेकिन आपको पहचानती नहीं। अगर आप नहीं मिले तो आपको कहाँ ढूंढूं? वो बोला, हाँ आप सही कह रही हैं। मैंने कहा, अच्छा अपना नाम बताएं, मैं डायरी में लिख दूंगी। उसने कहा, मेरा नाम विनय है। मैंने डायरी में उसका नाम लिखा और आगे 4200 रुपए जमा ऐसा लिख दिया। बाकी बचा हुआ थोड़ा दूध मैंने बेच दिया और फिर घर लौट आई। अब लगभग 11 बज चुके थे। मुझे भूख लगी थी, इसलिए पहले मैंने हाथ पांव धोए। आते समय बाजार से सैंडविच और समोसे लाई थी। मैंने वह खाए और मेरे बेटे पीयूष को भी दिए। उसने भी मेरे साथ खाया। अब उसके स्कूल का समय हो गया था। उसने जल्दी जल्दी तैयारी की और स्कूल चला गया। मैंने पीयूष से पूछा, बेटा तेरे पापा कहाँ गए? तो वह बोला, माँ थोड़ी देर पहले यहीं थे। फिर कोई आदमी आया और बोला, चलो भट्टी पर ताज़ी शराब पियेंगे। ये सुनते ही पापा उसके साथ चले गए। मैंने कहा, ठीक है बेटा, तू उसकी चिंता मत कर, चल तेरा स्कूल का टाइम हो गया है। फिर मैंने उसे तैयार किया और वह स्कूल चला गया। इसके बाद मैं फिर भैंसों के पास गई, उन्हें चारा डाला और घर लौट आई। दोपहर में मैं थोड़ी देर आराम कर रही थी। तभी मेरा पति बाहर से आया और कहने लगा, क्या रे आराम कर रही है, तुझे काम नहीं है क्या? मैंने कहा, मैं काम करके ही थोड़ी देर आराम कर रही हूँ। लेकिन तुम बताओ, तुम कौन सा काम करते हो? वो बोला, तू मुझे मत सिखा, मैं अपना देख लूंगा। मैंने जवाब दिया, तो फिर आप ही मुझे मत सिखाएं, मैं भी अपना देख लूंगी। घर तो मैं ही संभालती हूँ, आप तो कोई काम ही नहीं करते। वो चिल्लाया, ज्यादा बकवास मत कर, मुझे 600 रुपए चाहिए, अभी दो। मैंने कहा, 600 रुपए किस लिए? मेरे पास पैसे नहीं हैं, लोगों ने उधार लिया है, अभी तक उन्होंने पैसे लौटाए नहीं। उसी का मुझे टेंशन है और ऊपर से आप मुझे 600 रुपए मांग रहे हैं, मैं कहाँ से दूँ आपको पैसे? तब वो मुझ पर और जोर से चिल्लाने लगा। उसने पास में रखी हुई एक लाठी उठाए और धमकाते हुए बोला, पैसे दे नहीं तो इस लाठी से तुझे बहुत मारूंगा। अब मुझे डर लगने लगा। आखिर किसी का क्या भरोसा। मजबूरी में मैंने बस से 600 रुपए निकाले और उसे दे दिए। शैलेश का यह रोज का था, मुझसे पैसे मांगना और फिर शराब और जुए में उड़ा देना। मैं उससे पूरी तरह तंग आ चुकी थी। मुझे समझ नहीं आता था कि क्या करूं। मायके में माँ बाप की भी हालत ठीक नहीं थी। आखिर मैंने खुद ही काम संभालना शुरू किया। 2 भैंस खरीदी और उनके दूध से जो पैसा मिलता उसी पर घर चलाने लगी। यही मेरा काम था, जिसमें सब कुछ मैं अकेली करती थी। पति का कोई सहारा नहीं था, वह तो हर समय शराब के नशे में ही डूबा रहता था। एक दिन मैं हमेशा की तरह शाम को दूध लेकर चौक पर बेचने गई। थोड़ा दूध बिक चुका था, लेकिन कुछ बाकी था। उस दिन बाजार में बहुत भीड़ थी। एक दुकान का उद्घाटन था, इसलिए कुछ बड़े नेता भी आए हुए थे। नतीजा यह कि गाड़ियों की भी खूब भीड़ थी। मैं अपनी हमेशा वाली जगह कोने में बैठकर दूध बेच रही थी। तभी अचानक एक बाइक वाला आया और उसने सीधा अपनी बाइक मेरी ओर चढ़ा दी। उसने ब्रेक तो लगाया, लेकिन गाड़ी कंट्रोल में नहीं आई और सीधे मेरी ओर बढ़ गई। गाड़ी ने मुझे इतनी जोर से टक्कर मारी कि मैं बुरी तरह घायल हो गई। मेरा सारा दूध वहीं जमीन पर गिर गया, लेकिन सौभाग्य से मोटरसाइकिल पूरी तरह मुझ पर नहीं चढ़ी। उसकी गाड़ी का सिरा मुझे लगा।
मैं फौरन वहाँ से उठ गई। फिर भी बाइक मेरे हाथ से टकराई और मैं नीचे गिर पड़ी। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। थोड़ी देर तक मैं वहीं पड़ी रही। आसपास कुछ लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने मेरे बर्तन सामान को समेट दिया। मैं उठ बैठी और अपना हाथ देखा। हाथ छिल गया था, खून निकल रहा था, लेकिन गहरी चोट नहीं आई थी। इतने में मुझसे दूध लेने वाला वही विनय वहाँ पहुँचा। उसने पूछा, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? जरा दिखाइए। वो मेरे पास बैठ गया और मेरे हाथ को पकड़कर गौर से देखने लगा। उसने कहा, यहाँ तो चोट लगी है, ड्रेसिंग कराना जरूरी है। मैंने कहा, नहीं, रहने दीजिए। लेकिन वो बोला, नहीं, ड्रेसिंग करना जरूरी है। तब तक वहाँ की भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी। कुछ लोगों ने उस बाइक वाले को भी डांटा। मैंने कहा, छोड़िए, जाने दीजिए, वह तो छोटा लड़का लग रहा था। असली गलती बच्चों की नहीं, उनके माँ बाप की है। कम उम्र के बच्चों को बैंक देनी ही नहीं चाहिए। इसी वजह से ऐसे हादसे होते हैं। मुझे भी चोट लग गई। फिर विनय ने कहा, अच्छा चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। उसने मेरा सामान एक जगह पर रखा और मुझे पास के एक छोटे क्लिनिक में ले गया। वहाँ डॉक्टर ने मेरा हाथ देखा, ड्रेसिंग की और पट्टी बांध दी। क्लिनिक से लौटने के बाद विनय और मैं फिर दूध बेचने की जगह आए। मैंने अपना बर्तन सामान उठाया। कुछ दूध गिर गया था, इसलिए विनय को उस दिन दूध नहीं मिल सका। मैंने कहा, पूरा दूध गिर गया, अब आपके लिए दूध भी नहीं बचा। वो बोला, कोई बात नहीं, मुझे इसकी चिंता नहीं है, बस आपको ज्यादा चोट नहीं लगी, वही सबसे जरूरी है। उसके शब्द इतने प्यारे थे कि मुझे उसके प्रति अपनापन महसूस होने लगा। मैंने कहा, धन्यवाद, आपने मुझे अस्पताल तक पहुंचाया। आजकल कौन किसी के लिए इतना करता है। आपने समय निकालकर मेरी मदद की, मैं सच में आपकी शुक्रगुजार हूँ। वो बोला, अरे इसमें क्या है, ये तो हमारा एक दूसरे के प्रति फर्ज है। अगर हम ही एक दूसरे की मदद ना करें तो यह दुनिया कैसे चलेगी। उसके ये शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। सच में उसका स्वभाव और व्यवहार बहुत अच्छा था। फिर मैंने कहा, आज आपको दूध नहीं मिला, अब आप कहाँ से लाएंगे? मैं सोच रही थी कि क्या करूं। चलिए ऐसा करती हूँ, मेरे घर पर थोड़ा दूध रखा है, आपके लिए ले आऊंगी। वो बोला, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आज मैं बाहर से पैकेट वाला दूध ले लूंगा। मैंने कहा, ठीक है, आज आप काम चला लीजिए, कल चाहे तो मैं आपको थोड़ा ज्यादा दूध दे दूंगी। इतना कहकर वह अपने घर चला गया और मैं भी अपनी दूध की बाल्टी लेकर घर आ गई। घर पहुंचने पर देखा तो शैलेश शराब पीकर सोया हुआ था। मेरा बेटा बाहर खेल रहा था। मैंने उसे आवाज दी और अंदर बुला लिया। फिर मैंने शैलेश से कहा, आज बाजार में एक लड़के ने मेरी तरफ गाड़ी मोड़ दी, मुझे चोट भी लगी। देखिए, मैंने पट्टी करवाई है। लेकिन शैलेश बोला, फालतू बातें मत कर, जरूर कहीं गिर गई होगी और अब मुझे झूठी ही कहानी सुना रही है। मैंने कहा, नहीं, सच में मुझे चोट लगी है, देखो तो सही। पर उसे मेरी कोई परवाह नहीं थी, उसे तो बस शराब की पड़ी रहती थी। मैं चाहे घायल हो जाऊं या मर जाऊं, उसे फर्क नहीं पड़ता था। आखिरकार मैं रसोई में चली गई और खाना बनाने लगी। बेटे को भी पास ही बैठा लिया और कहा, बेटा, बाहर बहुत गाड़ियां चलती है, जरा संभल कर खेलना, नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी। मेरा बेटा पास आकर मुझे गौर से देखने लगा और बोला, मम्मी, तुम हमारे लिए कितना काम करती हो, आज तुम्हें चोट लगी ना? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, ज्यादा नहीं लगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। यह कहकर मैंने उसे गले लगा लिया। अब मैं रोज दूध बेचने जाती थी। विनय रोज आते थे। दूध लेने के बहाने वह मुझसे बातें भी करते और कुछ देर रुक जाते। उनके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी, पर वह मुझसे 3-4 साल बड़े होंगे। उनका स्वभाव इतना अच्छा था कि उनसे बात करके मेरा मन हल्का हो जाता। पैसे भी वह हमेशा समय पर देते थे। एक बार मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी।
मैंने कई लोगों से मांगे लेकिन किसी ने मदद नहीं की। आखिरकार मैंने विनय से कहा, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, क्या आप देंगे? मैं 2 महीने में लौटा दूंगी। तब विनय ने मुझे 100 रुपए दिए। सच में मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। खास बात यह थी कि उन पैसों पर उन्होंने मुझसे 1 रुपया भी ब्याज नहीं लिया। अगर मैंने बाहर से इतने पैसे उधार लिए होते तो मुझे हर महीने 3000 ब्याज चुकाना पड़ता। इस तरह विनय ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था। लेकिन जनवरी महीने की 2 तारीख को विनय दूध लेने आए और उसके बाद वह आए ही नहीं। 4 दिन गुजर गए। मुझे उनकी फिक्र होने लगी। उनका मोबाइल नंबर मैंने डायरी में लिख कर रखा था, इसलिए मैंने उन्हें फोन किया। उधर से फोन उठाया गया। मैंने कहा, हेलो, विनय बोल रहे हैं क्या? उन्होंने जवाब दिया, कहा मैं विनय बोल रहा हूँ। मैंने कहा, मैं दूध वाली शीतल बोल रही हूँ। वो बोले, हाँ बताइए शीतल जी, क्या हुआ? मैंने पूछा, 5-6 दिन हो गए आप दूध लेने आए ही नहीं, सब ठीक तो है ना, कहीं गाँव तो नहीं चले गए? उन्होंने कहा, नहीं, मैं घर पर ही हूँ। मैंने फिर पूछा, तो फिर दूध लेने क्यों नहीं आ रहे? वह धीरे से बोले, दरअसल तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैंने कहा, अच्छा तबीयत खराब है, डॉक्टर को दिखाया क्या? उन्होंने कहा दिखाया है। मैं बोली, मैं आ जाऊं आपको देखने? उन्होंने मना किया, नहीं। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैंने जिद की, नहीं, मैं जरूर आऊंगी, आप अपना पता बताएं। तब वह बोले, यहीं पास में ही रहता हूँ, जहाँ आप दूध बेचती है उसी के पीछे वाली गली में, वहीं पर मेरा घर है। मैंने कहा, अरे वाह, उस रास्ते से तो मैं कई बार गुजरी हूँ। उन्होंने बताया, हाँ वही मेरा घर है। मैंने कहा, ठीक है, मैं दोपहर को आऊंगी, दूध बांटकर और काम निपटा कर। वह बोले, ठीक है। मैंने जल्दी जल्दी दूध बेचकर घर जाकर खाना बनाया और सब काम निपटाया। फिर दोपहर करीब 1 बजे मैं विनय के घर उनसे मिलने के लिए निकली। जब मैं चौक पहुंची तो सच में उनका घर मुझे नजर आया। 2 मंजिल का बड़ा सा मकान था। गेट बंद था, पर मैंने धीरे से खोला और अंदर चली गई। दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने खटखटाया लेकिन काफी देर तक किसी ने खोला नहीं। मैंने फिर से खटखटाया पर दरवाजा नहीं खुला। फिर मैंने मोबाइल निकाला और उन्हें फोन किया, विनय जी, मैं आपके दरवाजे पर खड़ी हूँ।